All right. So we are setting up my meeting for live. It should be live in a minute. It seems that it is. We are live now. People can see us live. So, hi everyone. This is me, Yasmin, but psychologist and laugh with therapist. And with me, I have Dr. Emil Rehan, who is a psychiatry resident in the US. पाकिस्तान में अक्सर लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है. मुझे उस दिन डॉक्टर अहमद बताया था कि ये गलती लोग यूएस से भी करते हैं एंड हाफ ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट इन करेक्टिंग पीपल कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और साइकियाट्रिस्ट क्या होता है. आई थिंक इस डिफरेंस को मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ. साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि काउंसलिंग या टॉक थेरेपी और इंटरवेंशंस के थ्रू जो है वो लोगों को ठीक करते हैं. हमारा पाथ ऑफ एजुकेशन जो है वो ये होता है कि हम बीएस मास्टर्स पीएचडी हमारा पाथ ऑफ एजुकेशन इस तरह से होता है. एंड साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं दोज आर एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन. उस दिन डॉक्टर साहब मुझे यही बताए थे, वो कहते हैं कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने साइकियाट्रिस्ट बनना है तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि why you're scoring so well, why do you want to go to psychiatry, right? So I believe that psychiatry is like an underdog subject in the field of medicine. तो डॉक्टर साहब प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराइए और बताइए अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत. साथ साथ मैं देखती रहूंगी ask a question, so we'll be taking questions live. Thanks, Yasmin, and good morning, everyone. It's in US. It's morning. So, जैसा कि यास्मीन ने बताया, बहुत से लोग इवन इन यूएस हमें कंफ्यूज करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट. So I am a psychiatry resident physician, which means that मैंने पाकिस्तान से अपना MBBS मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद now I am training to be a psychiatrist in US. Like पाकिस्तान में लोग they train to be general medicine doctors, surgeons, orthopedic surgeon, neurosurgeon, neurologist. तो इसी तरह यूएस में भी आप आफ्टर ग्रेजुएशन डिफरेंट पैथ्स उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं. साइकाइट्री का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, तो उसकी वजह से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त किसी ना किसी मेंटल हेल्थ के इशू से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकती है, सीवियर एंजाइटी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, सीरियस इलनेसेस हो सकती हैं. लेकिन उसमें यह है कि इन 4 करोड़ में से अब ये एग्जैक्ट फिगर तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है कि ओनली 20% पीपल आर ट्राइंग टू सी अ साइकियाट्रिस्ट. और उसमें जाहिर है उसकी रीज़न यही होती है कि मतलब स्टिग्मा अटैच्ड है इवन विद इन फिजिशियंस, इवन इन यूएस जहाँ मतलब मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. इस वक्त साइकियाट्रिस्ट आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड फिजिशियन इन यूएस जब हम कंपेयर करते हैं उनके वर्क आवर्स से. well, मैं तो अभी रेजिडेंट हूँ, तो मैं तो आई एम जस्ट गेटिंग अ स्टाइपेंड, सो व्हेन आई वुड बी अटेंडिंग, यस, होपफुली. तो उसमें यही होता है कि स्टिग्मा, आपको अगर ये कहा जाए कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है या मुझे डायबिटीज़ है या स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, तो लोग बड़े आराम से और लोगों को भी बताते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बड़ी सिंपैथी मिलती है. लेकिन अगर आपको किसी को ये कहना पड़े कि मुझे डिप्रेशन है, तो उसमें फिर ये है कि लोग समझेंगे यार इसको डिप्रेशन क्यों है, इसका कोई ईमान की कमजोरी है या इसको ये हो सकता है कोई ड्रग्स यूज करता हो जो इसको डिप्रेशन हो गई, तो डिप्रेशन क्यों है. फिर वो लोग ना आपको एक अजीब सी निगाह से देखने लग जाते हैं कि यार ये बंदा जो है ना कुछ पागल हो गया है. तो और ये मेरा ख्याल है यास्मीन इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकती हैं. लोग समझते हैं कि आप पागल हो गए हैं तो अब आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने, या आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है? देखें, ये है तो पूरी दुनिया में, कम और ज़्यादा का फ़र्क है. पाकिस्तान में लाहौर में जिस तरह अब आप भी हैं, काफ़ी बेहतरी आई है. मतलब बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट कुछ मौजूद हैं इस वक्त, जो मतलब आप लोग उनके पास जाते हैं, उनकी बड़ी बिजी प्रैक्टिसेस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिर मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं. लेकिन इवन इन यूएस, जो कि बड़ा मतलब डेवलप कंट्री समझा जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत एक वो रहता है कि एज़ कम्पेयर टू फॉर फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ के लिए लोग ज़रा कम आएंगे. लेकिन यूएस में और यूरोप में आप ये चीज़ देखेंगे
कि लोग इस बात का इंतजार नहीं करते कि वो बिल्कुल एंड स्टेज पे अपनी मेंटल हेल्थ क्यों आए। वो अगर अक्सर लोगों को कोई ज़रा सा भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई चीज़ होती है, तो मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली एंड अप सीइंग अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। Right, right. At a very early stage, you're trying to say, right? Most of the time, yes. अर्ली स्टेज पे दिखाने का फायदा है व्हेन दे गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। आई एम आस्किंग बिकॉज साइकोलॉजिस्ट के पास भी जब लोग आते हैं तो बड़े खराब हालत में होते हैं, उन्होंने अपने ओन पे कोई ना कोई दवाइयाँ इस्तेमाल की भी होती हैं। एंड काउंसलिंग का प्रोसेस कंपैरेटिवली चूंकि थोड़ा सा लंबा होता है। साइकियाट्री में ये होता है कि जब दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों से थोड़ा सा मसला जल्दी हल हो जाता है, काउंसलिंग में मसला थोड़ी देर से हल होता है। तो अर्ली स्टेज पे आने का आप क्या बताएंगे कि कितना फायदा है? देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ये। राइट। कोई भी जिस तरह फिजिकल बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, आप जितनी अर्ली उसको इंटरवीन कर सकें, मतलब उसमें बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट को या फॉर दैट मैटर किसी भी फिजिशियन को दिखाते हैं, तो अक्सर ये जो दवाइयाँ होती हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ट्रॉमा सिम्पटम्स के लिए, दे टेक एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स को आपको हल्का सा राइट। बेनिफिट फील होता है। तो फिर उसकी फिर डोज भी बढ़ानी पड़ती है। तो जितनी जल्दी आप दवाई पे वो आपको डाल देंगे, आपको एडवांटेज आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। तो और फिर ज़ाहिर है अगर आप अर्ली इंटरवेन करेंगे तो ये भी चांसेस हैं कि इतनी सिविरिटी नहीं आएगी सिम्पटम्स में, जो कि जिस तरह मेरी आवाज़ रिबाउंड हो रही है? नहीं, नहीं, वो एक्चुअली मैंने गूगल पे पेज खोला था ये देखने के लिए कि कोई क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, सो ओह! याद आ ओके, गया। ओके। ओके, सो हाँ, तो उसमें ये है कि आप अर्ली इंटरवीन करें, तो आप उसकी जो मॉर्बिडिटी है और जो मसाइल हैं उस ज़हनी बीमारी से रिलेटेड, उनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है। राइट, और राइट। उसमें ट्रीटमेंट पे भी ज़्यादा मुस्बत असर अंदाज़ होते हैं अर्ली इंटरवेंशन। राइट, राइट, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, समथिंग दैट आई वांटेड आवर ऑडियंस टू नो इज़ कि अक्सर आजकल चूँकि मेंटल हेल्थ बड़ा एक बज़वर्ड बन गया है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ी बात हो रही है। मैंने भी कल मेंटल हेल्थ के ऊपर एक जो है वो छोटा-सा इंट्रोडक्टरी सेशन किया था, जिसमें मैंने थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। हम बात तो आजकल करें कि मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन मेंटल हेल्थ में क्या-क्या चीज़ें शुमार होती हैं? लाइक क्या हमारा सिर्फ़ दिमाग उसके अंदर आता है या और क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली होती क्या है? जी, बिल्कुल। देखिए मेंटल हेल्थ को आप सिंपल वर्ड्स में जो हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसमें कहते हैं ज़हनी बीमारियाँ। राइट, राइट। अब लेकिन लेकिन वो ये तो इस मेंटल इलनेस हो गया ना, मेंटल हेल्थ तो एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जी, हमारी जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बाकी सो चीज़ें हैं। बेसिकली वो ज़हनी भी जो मसाइल हैं ना, उसको मसाइल कहना चाहिए, बीमारी भी नहीं। हुँ, इट कैन रेंज फ्रॉम एज़ स्मॉल ऑफ एन इश्यू लाइक एंग्ज़ायटी, कि आप हर वक़्त परेशान रह रहे हैं, कि आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? और इट हुँ, कैन गो अप टू एज़ हाई एज़ साइकोसिस, जिसमें हकीकतन लोगों को अपने कोई बोल ना रहा और उनको आवाज़ें सुनाई दें, हैलुसिनेशंस, उनको चीज़ें दिखाई दें, विज़ुअल हैलुसिनेशंस, और उनको आवाज़ें कहें कि अपने आप को मार लो या हुँ, ये कर दो, वो कर दो, तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो हुँ, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो उसमें आप सिंपल देखें कि फिज़िकल हेल्थ है। उसमें हुँ, आपको कहेंगे एक्सरसाइज़ करें, ठीक है? आप फिज़िकली फिट रहने की कोशिश करें। इससे हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेंटल हेल्थ की इसलिए है कि मेंटल हेल्थ कवर्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। राइट। इट नॉट ओनली कवर्स द डिजीज़ेज़, हुँ, आपकी हुँ, वैसे मेंटल हेल्थ जो वेल-बीइंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसमें। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आजकल बड़ा ये बज़वर्ड बना हुआ है और हर बंदा मेंटल हेल्थ पे, और उसमें हुँ, थोड़ा-सा मतलब हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग आपको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मेंटल हेल्थ पे बात करते नज़र आएँगे, जिनका बज़ाते खुद मेंटल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं प्रोफ़ेशनली या इवन मतलब पर्सनली भी या वो मे बी उन्हें खुद भी नहीं पता कि मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना कैसे है। क्योंकि बिल्कुल। लोग ये तो कहते रहते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखो, अपनी हुँ, ज़हनी हुँ। हालत का ख़्याल रखो, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है कि अपनी मेंटल हेल्थ का जो है, वो ख़्याल कैसे रखना है, राइट? अच्छा समथिंग एब्सोल्युटली, दैट आई एब्सोल्युटली। वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दवाइयों का बड़ा स्टिग्मा है पाकिस्तान में कि हमने दवाई नहीं लेनी है दिमागी बीमारी के लिए, लाइक डिप्रेशन हो गया है या एंग्ज़ायटी है या बाइपोलर है या स्ट्रेस है, तो अगर हुँ, डॉक्टर कहे कि इसकी दवाई ले लें, तो हम दिमागी दवाई लेने के लिए तैयार नहीं है। लाइक हम रिलैक्सेंट लेने के लिए तैयार हैं, हम नींद की गोलियाँ लेने के हुँ, लिए हुँ, तैयार हैं। हमें और कोई चीज़ हो तो हम उसके लिए दवाई लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बाकी जो हमारे दिमागी इश्यू हैं, डिप्रेशन हुँ, वगैरह, हुँ। उसके लिए हम एंटी डिप्रेसेंट लेने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो जी आप प्लीज ये बताइए कि क्यों दवाई लेना इम्पोर्टेंट है और कैसे हमारी जिंदगी उससे बेहतर हो सकती है। जी देखें, इसमें ये होता है कि दवाई ना लेने की भी वजह ये होती है एक स्टिग्मा। हम्म, फिर लोगों के दिल में डिफरेंट खतरात होते हैं, मतलब मिथ्स हैं कि पहला ये होता है कि हम्म, जी अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए दवाई लेंगे तो वो एडिक्टिव है, मतलब आप एक बार लेना शुरू right. करेंगे तो फिर आप सारी उम्र उस पर लगे रहेंगे। ठीक है। तो आप फिर ये लोग, बता रहे हैं कि एडिक्टिव नहीं होती हैं दवाइयाँ, राइट? मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस आर नॉट एडिक्टिव एट ऑल। राइट, अच्छा, और फिर हैबिट क्रिएटिंग नहीं होती है कि ऐसा तो नहीं होता कि आपकी हैबिट क्रिएट हो जाती है? नहीं, नहीं, वो नहीं, ऐसा ज़्यादातर दवाइयों पे नहीं होता। अच्छा, फिर राइट, सेकंड जो बहुत अहम होता है, लोगों को ये लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं हम दवाई लेंगे तो हम काम ही नहीं कर सकेंगे, हम सोते रहेंगे, हम जागते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं राइट, ये नहीं कह रहा कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप पैनाडोल जो है ना, वो लेंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट हर राइट, दवाई के होते हैं, हमने देखना ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स में कमी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते सुना होगा कि आप दवाई जो है ना, वो कोई खाने की चीज़ के साथ लें। उसकी रीज़न ये होती है कि आप खाने की चीज़ के साथ लेते हैं तो जो आपको मतली सी आती है, दिल खराब होता है, वो कम हो जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द दवाई। राइट, 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 राइट। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। और फिर एक मिथ ये है जो इसमें और बड़ी अहम है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई ज़हनी मसला हो गया और आपने दवाई स्टार्ट कर दी है, तो आप इम्प्रूव हो भी जाएँगे ना, तो आप दवाई जब तक लेते रहेंगे, ठीक रहेंगे, जैसे ही दवाई छोड़ी दोबारा आप उस मसले में मुब्तला हो जाएँगे। तो इस वजह से फिर लोग कहते हैं कि एक बार दवाई शुरू कर दी, तो ये तो सारी उम्र का एक रोग जिसे कहते हैं ना उर्दू में, रोग लग जाएगा। राइट, राइट, बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए दवाई नहीं होती, वो एक मख़सूस टाइम के लिए होती है। अच्छा, आप ये बताएँगे कि अगर हम जो लोग बहुत ज़्यादा क्लिनिकल डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, मैं ये सारे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग मेरे से पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज हमारे पास साइकियाट्रिस्ट है, तो हम ज़रा तफ़सील से पूछ हुँ, लें। लोग पूछते हैं कि अगर डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ी, तो कितनी देर के लिए लेनी पड़ेगी? हुँ, लेट्स हुँ, सपोज़ हम कहते हैं कि एक जो है वो मीडियम टू सीवियर लेवल डिप्रेशन है, काफ़ी हुँ, सालों से डिप्रेशन में कोई इंसान है, दवाई लेने से डर रहे हैं कि काफ़ी देर ही शायद लेनी ना पड़ जाए। तो हुँ। आप बताइए कि एक कितना कोर्स होता है और कितना सीवियर कोर्स होता है? अ, इसमें बिल्कुल 2-3 चीज़ें अहम होंगी। एक तो ये होगा कि जिस तरह हमने सेवेरिटी बता दी, मीडियम, मॉडरेट टू सेवियर। फिर इसमें ये होता है कि राइट, आम तौर पे ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ये एपिसोडिक होती है। 1-2 महीने रही, फिर ठीक हो गई। अब अब हमने ये देखना है कि उसमें अगर तो उसको पहली एपिसोड हुई है और उसने सोचा है कि हाँ जी, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, साइकियाट्रिस्ट ने दवाई दी, तो आप 6 से 9 महीने दवाई लेंगे। आप ठीक हो गए, आप छोड़ आहिस्ता-आहिस्ता दवाई को वो टाइट्रेट डाउन करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको रिकरेंट एपिसोड डिप्रेशन की हो रही है कि 2 महीने, 3 महीने बाद आप फिर डिप्रेस हो जाते हैं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए, और वो फिर जो क्लिनिकल डिप्रेशन है ना, उसके इन द लेटर इन द सेशन मैं बताऊँगा कि उसको भी हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, आम उदासी से या बस मैं उदास हो रहा हूँ। तो अक्सर उसमें फिर आपको कुछ अरसा कंटिन्यूअस दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और वो अगेन दवाई कब छोड़नी है, इसका बेहतर मशवरा आपको वो आपका कंसर्न साइकियाट्रिस्ट दे सकता है। खुद से मत छोड़ें, क्योंकि खुद से आप छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको रिलैप्स होने का, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में चांस बढ़ जाता है। तो रिकरेंट डिप्रेशन के लिए आम तौर पे एटलीस्ट आपको साल 2 साल दवाई लेनी पड़ती है। और दवाई राइट, छोड़ने की एक सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि तकरीबन 6 महीने, साल हो गया और आपको कोई डिप्रेशन की, क्लिनिकल डिप्रेशन की एपिसोड नहीं हुई। फिर आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता डोज़ डाउन करते हैं, डॉक्टर के मशवरे से, और छोड़ते हैं। एकदम भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो फिर आपको ज़ाहिर है कोई भी दवाई आप एकदम छोड़ेंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा, मैं अभी जब पाकिस्तान में था मैंने देखा कि महीने के लिए दवाई शुरू कराई डिप्रेशन एंग्जायटी के लिए और उसके बाद बंद हो गई। तो ये अक्सर जो दवाइयाँ डिप्रेशन एंग्जायटी के लिए होती हैं, ये 4 से 6 हफ्ते तो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने में लगाती हैं, जिससे आपको फ़ायदा राइट, स्टार्ट होता है। तो अगर आपने मतलब राइट, 4 1 महीने बाद छोड़ दी, तो वो तो फिर आपको बिल्कुल कोई एडवांटेज नहीं देगी, वो तो फिर उसे हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं, कि आपने बस ज़हन राइट। में आ गया कि मैंने कुछ लिया है तो मैं ठीक हो गया। तो वो नुकसानदेह चीज़ है। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, काउंसलिंग में इतना ज़्यादा वो काउंसलिंग में चूँकि लोग इतने ज़्यादा एंगेज नहीं होते हैं, काउंसलिंग में लोग इतना ज़्यादा हुँ, टाइम भी जो है वो स्पेंड नहीं करते हैं, हुँ, राइट? डू यू थिंक एंगर मैनेजमेंट, बाइपोलर, मूड डिसऑर्डर, इसके लिए अगर हम दवाइयाँ इस्तेमाल कराएँगे तो जल्दी इफ़ेक्ट आएगा एंड हुँ, जल्दी जो है वो मरीज़ रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा और फिर काउंसलिंग की तरफ आएगा, या हुँ, हम काउंसलिंग पहले करना शुरू करें या फिर उसके बाद जो है हम हुँ। दवाई स्टार्ट कराएँ?
क्या हाँ, इसका इसमें प्रोसीजर कैसे रहता है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि गुस्सा आ किस वजह से रहा है। क्या हम्म। उसको गुस्सा आ रहा है, उसकी सीवियर डिप्रेशन है, सीवियर एंग्ज़ायटी है। जो जिनको सीवियर एंग्ज़ायटी होती है, उनको इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और गुस्सा बहुत आता है, पहली बात। फिर क्या गुस्सा राइट। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से आ रहा है, उसको कोई राइट। साइकोटिक मसला है। जब तक हम उसकी हम्म। बेस नहीं जानेंगे, हम बता नहीं सकते। अगर किसी को राइट। वैसे आदतन जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं, गुस्सा आता है, तो उसके लिए हम्म। सबसे अच्छी चीज़ थेरेपी है। उसको हम्म। साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। जनरली दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। उसमें बेसिकली जिसे वो एक बड़ी अच्छी उसको हदीस को भी मैं कोट करूँगा, मफ़हूम उसका, कि वो कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएँ, और अगर हम्म। आप बैठे हैं, गुस्सा आ रहा है तो लेट जाएँ। मतलब उसमें हम्म। होता ये है कि ये जो गुस्सा है ना, ये इम्पल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म। किसी ने आपको कोई ऐसी बात कर दी और आपको गुस्सा आया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया। अब ये जो थप्पड़ मारने का डिसीज़न है ना, ये इम्पल्स में डिसाइड होगा। अगर उस राइट। इम्पल्स को आप कंट्रोल कर सकें ना, किसी भी तरीके से, मतलब आप खड़े हैं तो बैठ जाएँ, आप वाक़ई देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो बाकी राइट। जिसे आपकी साइकोलॉजी की ज़ुबान में ग्राउंडिंग टेक्निक्स कहते हैं ना, इसमें डीप ब्रीथिंग हो सकती है, आप मतलब किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, आप कुछ भी हो सकता है, आप अपने माँ-बाप की पिक्चर अपने ज़हन में ले आएँ, आपके पर्स में आपके माँ-बाप बच्चों की पिक्चर आप उठा के देख लें, तो इससे वो गुस्सा आहिस्ता-आहिस्ता जो एक्यूट गुस्से का फ़ेज़ होगा, वो कम हो जाएगा। तो जनरली राइट। अगर गुस्सा आदतन पर्सनैलिटी के मुताबिक आता है, तो थेरेपी करनी चाहिए, और अगर गुस्से के अंडरलाइंग कोई प्रॉपर मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो फिर उसको उस एड्रेस उसके प्रॉब्लम को करना चाहिए, गुस्से को डायरेक्टली नहीं, क्योंकि वो उसकी वजह से है। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कैसे असेस करते हैं कि एक बंदे को बायोलॉजिकली इशू है या फिर जो है वो उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? मतलब हाउ हाउ डज़ वन डिफरेंशिएट बिटवीन दैट? ओके। देखें, इसमें हम साइकियाट्री में भी और साइकोलॉजी में भी ना, हम बायो साइकोसोशल एक मॉडल फॉलो करते हैं। उसमें राइट। बायो का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर बाप है, उसको डिप्रेशन है, तो देयर इज़ अ फेयर चांस, क्लिनिकल डिप्रेशन है, कि उसके बच्चों को भी हो, उसके बाप के बाप को, दादा को भी हो, उसके मतलब फूफो, चाचा, मामा को भी हो। तो बेसिकली ये जेनेटिक चलती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मोटापा जेनेटिक होता है अक्सर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जेनेटिक होता है। तो एक तो उसका पहलू हो गया जेनेटिक। अच्छा, दूसरा उसका हुँ। पहलू पहलू होता है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल हुँ। में ये बात आती है कि आपका ख़ास तौर पे बचपन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बचपन, हुँ। और इसीलिए मतलब ये आपको भी मैंने देखा, आपकी लेक्चर्स में ज़िक्र करती हैं, जो बचपन है ना, जो पहले हुँ। 4-5 साल हैं बच्चों के, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें आपने बच्चों को प्यार भी करना है, ओवर प्रोटेक्ट भी नहीं करना और खुला भी नहीं छोड़ देना। उनमें एक सेंस ऑफ हुँ। क्योंकि उसमें ना उनकी जो पर्सनैलिटी, उनकी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, उसमें तज़ाद आ जाता है। उनको समझ नहीं आती। जब राइट। भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट में बचपन से तज़ाद आ जाएगा ना, वो बड़े होके एक्सप्रेस होगा किसी न किसी ज़हनी मसले में। तो फिर वो हुँ। हुँ। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दूसरा पहलू है। तीसरा होता है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ। अगर आप जॉब, खुदा ना ख़ास्ता से आपको फायर कर दिया गया है, आपकी तलाक हो गई है, आपकी कोई मतलब मंगेतर है, गर्लफ्रेंड है, उसने आपको छोड़ दिया है, आपको बिज़नेस में पैसे का नुकसान हो गया। ये चीज़ें फिर ये असरअंदाज़ होती हैं आपके ज़हनी मसाइल में, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, गुस्सा, इस तरह हुँ। की चीज़ों में। तो हम उसको तीनों तरफ से अप्रोच करते हैं, जेनेटिक्स उसकी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल उसके फैक्टर्स। फिर इसमें जो राइट। जेनेटिक्स में और जो जिसमें बायो कहते हैं, उसमें एक बहुत चीज़ आती है, सब्सटेंस अब्यूज़। बहुत से राइट। राइट। सब्सटेंस, जिसे हम मैरिजुआना को पाकिस्तान में 3-4 नाम होते हैं, उसको चरस कहते हैं, उसको गांजा कहते हैं, उसको हशीश कहते हैं। ये सारे जो है राइट। ना डिफरेंट पोटेंसीज़ ऑफ मैरिजुआना हैं। ये राइट। इसको माइल्डर ड्रग समझा जाए, फिर अल्कोहल है, क्रिस्टल मेथ आजकल कॉलेजेस में बड़ी फेमस जा रही है। कोई भी ड्रग आप यूज़ करेंगे इंक्लूडिंग सिगरेट्स, आपके हुँ। मेंटल हेल्थ के मसाइल बढ़ेंगे। मतलब ये तो जिसे कहते हैं ना कि तो लोग कहते हैं कि 100%। जी हमें इससे बड़ा हम सुकून महसूस करते हैं और काफ़ी देर के लिए हम जो है वो थोड़े से एक मतलब हम एक सुकून में चले जाते हैं, राइट? तो यानी वो तो बात गलत साबित हो गई, राइट? जी, वो देखें होता क्या है, आपकी जो हाँ। ड्रग है फॉर एग्ज़ाम्पल चरस है, अब आप चरस अगर कोई राइट। भी बंदा पिएगा, वो झूठ नहीं बोल रहा कि उसको वक़्ती तौर पे सुकून ज़रूर आएगा। ज़ाहिर है लोग भी राइट। यूज़ ही करते हैं, लेकिन होगा क्या, उसने चरस का सिगरेट पिया, उसको 2 घंटे सुकून रहा, अब 2 घंटे बाद उसकी जो एंग्ज़ायटी है ना, वो पहले से 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अब वो अच्छा, कहेगा मुझे अब इसके मैं क्या करूँ? बायोलॉजिकल रीज़न बताइए डॉक्टर साहब कि क्यों ऐसे होता है ताकि लोगों को थोड़ा-सा उसका मैकेनिज़्म समझ में आए? जी,
देखिए हमारे दिमाग में ना डिफरेंट सेंटर्स हैं, जिस तरह प्यास का सेंटर है, भूख का सेंटर है, गुस्से का सेंटर है, इसी तरह एक सेंटर होता है एडिक्शन का सेंटर, रिवॉर्ड का सेंटर। राइट, जो लोग बहुत ज़्यादा राइट। बिंज ईटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, वो उनके दिमाग का वो सेंटर सेटिस्फाई होता है। इसी तरह हर ड्रग जो है ना, अल्कोहल हो गई, कोई वो आपके उस दिमाग के सेंटर पे एक्ट करती है। जब वो उस दिमाग के सेंटर में एक्ट करती है, आपको सुकून मिलता है। लेकिन आप ये देखें कि वही सुकून आपको जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिस करके भी मिल सकता है और जो दवाइयाँ रीज़नेबली यूज़ होती हैं, उससे भी मिलता है। फ़र्क ये होता है राइट, कि राइट। जब आप मैरिजुआना वगैरह मेथ यूज़ करेंगे तो जो सुकून मिलेगा वो टेम्परेरी होगा और जब वो ख़त्म होगा तो आपको क्रेविंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की। और लेकिन उसकी ना वजह से आप anxiety में जाएँगे, जी, राइट? आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जिसे एडिक्ट कहते हैं। आप इसी तरह कब आप इसीलिए कभी भी दवाइयों के एडिक्ट नहीं होंगे, ज़्यादातर के। हुँ, इसीलिए आप थेरेपी के एडिक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि जहाँ आपने यूज़ किया आपको फ़ायदा हो गया, ठीक है। वो आपकी रिबाउंड जिसे कहते हैं ना, रिबाउंड एंग्ज़ायटी, रिबाउंड मेंटल हेल्थ सिम्पटम्स, उसको हुँ, ज़्यादा नहीं करेगा बल्कि कम करेंगे दवाइयाँ हुँ, और मेंटल हेल्थ राइट, टेक्निक्स। लेकिन जो ड्रग्स हुँ, हैं, ड्रग अब्यूज़ है, अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, वो सारा ज़ाहिर है उसको आपकी क्रेविंग को बढ़ाते जाएँगे और एक विशियस साइकिल में आप फँस जाएँगे, जिसमें राइट, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। राइट, 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 ठीक हो गया, सही है। सो आपने बताया कि अगर हम ये जो लोग कहते हैं कि जी ड्रग से हमें सुकून आ जाता है, इसका हुँ। मतलब है कि आपको उसकी और रिक्वायरमेंट फ़ील होगी और आप और ज़्यादा एंग्ज़ायटी में जाते जाएँगे। आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ड्रग से आपको जो है, वो टेम्परेरी सुकून आएगा, लेकिन उससे आपको मुस्तकबिल में मसले ही जो है वो ज़्यादा होंगे। अम अच्छा वेल बीइंग भी आजकल एक बज़वर्ड बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है? लोग कहते हैं कि अपनी वेल बीइंग का ख़्याल रखें। वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ में कितना ज़्यादा फ़र्क है? क्या वेल बीइंग फिज़िकल हेल्थ का भी नाम है? वेल बीइंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसके बारे में आप क्या बताएँगे? आमतौर पे सिनोनिम्स भी एक जैसे मुशाबिह वर्ड भी यूज़ होते हैं। मतलब लोग राइट, फिज़िकल वेल-बीइंग कह देते हैं, मेंटल वेल-बीइंग कह देते हैं, वो ऑलमोस्ट वही राइट, होता है। राइट, उसमें राइट, वेल-बीइंग राइट। बेसिकली आपको ना वेल-बीइंग का एक जो आप मॉडल देखें तो आपकी जिस्मानी और ज़हनी दोनों हेल्थ उसमें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिस तरह मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आजकल ओवरवेट कुछ अरसे में हो गया हूँ। अब मैं अपना वेट कम राइट, कर रहा हूँ। उसमें मैं ज़ाहिर है राइट, रमज़ान में इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, कुछ डाइट कंट्रोल। अब मैं अपनी जो काम कर रहा हूँ वो फिज़िकल वेल-बीइंग पे, उसका मुझे फ़ायदा मेरी मेंटल वेल-बीइंग पे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कभी-कभार मतलब ये करने से पहले हेडेक्स हो जाते थे, नॉर्मल हेडेक्स। अब जब से मैंने वो अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट की है, अब यकीन करिए मेरे हेडेक्स खत्म हो गए बिल्कुल। तो राइट, राइट, राइट। दोनों कनेक्टेड हैं। अब किसी बंदे की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा एंग्ज़ियस है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो फिज़िकली कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो इतना एंग्ज़ियस या डिप्रेस है कि उसको इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं जिम जाऊँ। तो अगर वो अपनी मेंटल वेल-बीइंग का ख़्याल रखेगा, तो उसमें फिज़िकली भी इतनी मोटिवेशन आएगी कि वो जिम चला जाएगा। तो मेंटल और फिज़िकल जो वेल-बीइंग है ये कनेक्टेड हैं, इनको कभी भी सेपरेट नहीं समझना चाहिए। अ ओनली अ हेल्थी बॉडी कैन हाउस अ हेल्थी माइंड and only a healthy mind can reside in a healthy body. राइट, 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 राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए एज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कौन से ऐसे प्रैक्टिसेज़ हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं जो अगर लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, तो मतलब मेंटल हेल्थ इलनेसेस की तरफ जो है वो जाने से थोड़ा-सा बच जाएँगे। आई डू बिलीव कि हर किसी को मेंटल हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू तो अपनी लाइफ में फेस करना ही पड़ता है बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेसेस, एंग्ज़ायटी, अगर आपके इर्द-गिर्द नेगेटिविटी है या अगर आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इस तरह से हैं। बट फिर भी कुछ ऐसी लाइफ में प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिससे हमारे मसले तकरीबन आधे हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। देखिए उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो आप कर सकते हैं। अवॉइड राइट। ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स, हुँ, सिगरेट, अल्कोहल, इसको तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है? इसको तो मतलब उठा के आप बाहर फेंक दें। हुँ। हेल्दी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हेल्दी डाइट का मतलब है कि भई आपने कोई बर्गर ही नहीं खाना, आपने सब्ज़ी पकौड़े नहीं खाने। खानी है, आप हाँ। ज़रूर खाएँ, लेकिन कोशिश करें कि बैलेंस में रख के फ्रूट्स भी खाएँ, सब्जियाँ भी खाएँ, सब्जियों का रुझान कम होता जा रहा है। आप गोश्त भी खाएँ, चिकन भी खाएँ, लेकिन एक हर चीज़ को मॉडरेशन में रख के। डिपेंड ना करना शुरू हो जाएँ कि स्ट्रेस से कोप करने के लिए, एंग्ज़ायटी से कोप करने के लिए ना आप खा रहे हो, आप भूख की वज़ह से खा बिल्कुल, रहे हो, शौक से खा रहे हो, आप मजबूरी से ना खा रहे हो। हाँ, क्योंकि अब बिल्कुल, कोई और चीज़ नहीं मुझे मिल रही है, तो अब स्ट्रेस कोप करने के लिए मैंने खाना ही खाना है। बिल्कुल और इसमें एक अगेन एक इस्लाम का भी बड़ा और एक साइंस का भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि खाएँ, अगर आपको 100% भूख है तो 75% खाएँ। जिसे कहते हैं ना उर्दू में राइट, भूख रख के खाना।
मैं ये चीज़ कुछ 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और यकीन करें कि शायद मैं भी ये चीज़ पे उस तरह बिलीव पहले नहीं करता था। लेकिन इससे मतलब आपकी एक बॉडी में ना एक एनर्जी रहती है। मतलब ये नहीं होता कि यार अब मेरी बीवी मुझे कहे कि अच्छा जी ये मतलब बेटे की चीज़ लेने जाना है। तो पहले होता था यार अच्छा मैं हॉस्पिटल से पेशेंट देख के आया, मैं थका हूँ। अब मुझे होता है कि नहीं यार मतलब जाना चाहिए। तो वो आपकी ना एक बॉडी में एक एनर्जी सी रहेगी। अच्छा, फिर उसमें एक चीज़ होता है कि मैंने अपने जितने भी मरीज़ों में देखा और शायद आपने भी लाज़मी देखा होगा, नींद, स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनीवन्स लाइफ। हाँ, बिकॉज़ अगर ये आप सो नहीं रहे हैं ठीक से तो केमिकल इम्बैलेंस जो होता है उसकी वजह से हमारी इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अच्छा, उसको बेहतर करने का तरीका ये होता है कि बगैर दवाइयों के जो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आपने शाम 5 बजे के बाद ना चाय, कॉफ़ी और ये कोक, पेप्सी नहीं पीनी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कैफ़ीन है। उसी तरह सिगरेट हुँ, पीने वाले हज़रात उससे उससे ज़रा एहतियात करें। फिर दूसरा ये है हुँ, कि आपने अपने बेड पे सिर्फ़ उस वक़्त जाना है जब आपने सोना है। ये जो बेड पे लेट राइट, के मोबाइल फ़ोन, टैब्स, लैपटॉप पे मूवीज़ देखी जाती हैं, ये सत्यानाश कर देती हैं आपकी नींद का, पहली बात। फिर दूसरी बात एक मैं कहूँगा आप कोशिश करें कि कमरा में आपका एक डार्कर रूम में सोएँ। ज़ाहिर है अगर रूम में आपके लाइट्स चल रही हैं, डिस्टर्बेंसेस है तो नींद नहीं आएगी। चौथी जो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं और ये आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इनसोम्निया सीबीटीआई का भी एक रूल है। आप लेटे हैं, ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करने के बाद आप परेशानी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट बेड पे गुज़ारें और उसके बाद हुँ, नींद नहीं आ रही, उठ जाएँ। उठ के आप हुँ, जो मर्ज़ी करें, आप चाहे आपने टीवी देखना है, आपने मोबाइल यूज़ करना है, आपने किताब पढ़नी है। वैसे किताब पढ़ना सबसे आसान है क्योंकि किताब पढ़ने से हम सबसे ज़्यादा बोर होते हैं। तो या उसमें होता ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारे जिस्म को ट्रिक करता है कि यार नहीं, अभी बड़ी परेशानी है, अभी नहीं सोना। तो जब आप राइट, उठेंगे ना और आधा घंटा, घंटा कोई एक्टिविटी करेंगे, तो आपका जिस्म इतना टायर्ड हो जाएगा कि वो आपके ज़हन के जो झुकावे में ना आना बंद कर देगा और फिर आपको नींद आ जाएगी। राइट, हुँ, 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 तो ये राइट, बहुत राइट, राइट। इम्पोर्टेंट चीज़ है नींद के लिए और फिर कोशिश ये करें अच्छा आपने कि कहा कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशानी में सोते भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं उन लोगों हाँ में जी। से हूँ। मैं डिनायल में सोती रहती हूँ, जी, वो देखिए ना वो फ़ील ना करना डिप्रेशन पड़े। जिन डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी में नींद आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसी हुँ, तरह जिस तरह भूख कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हुँ, और उसमें ये हुँ, होगा फिर अगर आप ज़्यादा सोएँगे तो आपको दिन में भी ऐसा ही लगेगा उठ के भी यार मुझे मैं मज़ीद सो जाऊँ। तो हुँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और फिर कोशिश करें अगर आपको रात को नींद का मसला है ना तो फिर आप एक अपना स्ट्रक्चर्ड टाइम बना लें कि मैंने 10 बजे बेड पे जाना है दैट्स इट। ठीक है? हुँ। 1 मिनट ज़रा यास्मीन आप कंटिन्यू कीजिएगा मैं 1 मिनट आता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सो हम लोग बात कर रहे थे स्लीप साइकिल के ऊपर बहुत सारे लोग मेरे से भी पर्सनली डिस्कस करते हैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट के बताइए स्लीप साइकिल कैसे बेहतर हो सकता है? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया बड़ी अच्छी बात कि आप अपने बिस्तर पे सिर्फ तब जाएँ जब आपने सोना है, ठीक है? दूसरी बात ये कि मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी अपने जो बेडरूम है उसको आप जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको अपने आराम से रिलेटेड रख सकते हैं, उतना ज़्यादा रखें, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ना रखें। लाइक अपना स्टडी टेबल जो है वो उसमें ना रखें अ, आपने अपने बेडरूम में, वो इसलिए क्योंकि अगर आप काम भी अपने बेडरूम में ही कर रहे हैं, आप बाकी सारी चीज़ें भी अ, बुक्स भी आप उसी में बैठ के रीड कर रहे हैं, उसी में बैठ के आप मूवीज़ भी देख रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है वो उसको उस तरह से परसीव नहीं करता कि ये मेरी आराम करने की जगह है, राइट? अगर आप सुबह को जब आप जाग जाते हैं और आप बेड से निकले हैं, आपने अपना बेड बना दिया, उसके बाद आपने जैसे आजकल क्वारंटीन में हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो घर ही गुज़रता है। कोशिश करें अपने लाउंज में, सहन में, ड्राइंग रूम में, किचन में, जहाँ आप जो है वो ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ारते, वहाँ पे जाके ज़्यादा वक़्त गुज़ारें और हर एक्टिविटी के लिए एक रूम मुकर्रर कर दें। ये ऐसे ही है जैसे हमने ऑफिस में हमारा ऑफिस डेस्क जो होते हैं हम वहाँ जाते हैं और जाते साथ ही वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अ क्यू राइट एंड किसी को हमें बताना भी नहीं पड़ता हमारा एक कंसंट्रेशन लेवल स्टार्ट हो जाता है वो हमारा घर में अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं या सोफे पे बैठ के काम कर रहे हैं या बेड में बैठ के काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वो कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता द सेम वे अगर आप जो है वो अपने बेड को हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो आपका दिमाग उसको फिर एक आराम दे जगह के तौर पे उसको परसीव नहीं करता एंड वो सोचते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ ही करना है नींद आ गई तो आ गई राइट लेकिन अगर आप सारा दिन खत्म करके फिर अपने बेड में जाएंगे तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि अब आपको नींद जो है वो पहले से बेहतर आती है
हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अगर इंक्लूड करें तो आपकी वेल बीइंग या आपकी मेंटल हेल्थ जो है इट्स गोइंग टू बी लेस एट स्टेक। आपको मसले जो है वो फ्यूचर में कम थोड़े से महसूस होंगे, राइट। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल। हमारी जो साइकोलॉजी है इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट दैट वी आर इन, या हम क्या सोचते हैं हम क्या नहीं सोचते, उसमें ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि हमारा केमिकल इम्बैलेंस, हमारा मेंटल केमिकल बैलेंस है वो किस तरह से है। एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स इन आवर ब्रेन एंड डोपामाइन इन आवर ब्रेन, एंड कॉर्टिसोल का लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा खत्म करता है। तो उससे फायदा ये होता है कि आवर ब्रेन फील्स हेल्दियर, वी फील हैप्पियर आफ्टर एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है कोई मैराथन ही भागने चले जाएं। आप चहलकदमी करें, सीढ़ियाँ उतरें चढ़ें, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, 10-15 मिनट की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, यहाँ से आप अपनी रूटीन बनाना शुरू करें और कोई ऐसी चीज़ करें जो कि आप रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बैलेंसिंग एक्टिविटीज। कमिंग बैक टू डॉक्टर साहब, अच्छा आप बता रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है कैन बी लेस एट स्टेक। तो बिल्कुल तो नींद के हवाले से हमारी बात हुई, क्योंकि नींद अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हम इरिटेबल रहेंगे, गुस्सा आएगा बार बार। अच्छा, फिर इसमें एक दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यास्मीन ने भी जिक्र किया एक्सरसाइज का, बिल्कुल आप एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं और वजन उठाने शुरू कर दें, या आप पार्क जाएं और घंटा जॉगिंग करें। इट कुड बी एनीथिंग। आप बस अपने, फॉर एग्जांपल, आपने घर में, आपको वालदा ने, बीवी ने, बहन ने कहा खुद से हुआ मार्केट जाना है, तो आप अगर वो कोई 1 किलोमीटर के करीब है मार्केट और आप जा सकते हैं, पैदल चले जाएं, पैदल जाएं, वापस आ जाएं, ये भी आपकी चहलकदमी हो गई। इसी तरह छोटे बच्चे हैं, उनको पार्क में लेके गए, उनको एक चक्कर लगवा दिया स्ट्रॉलर में, ये भी आपकी। तो ट्राई टू बी एक्टिव। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करें, वज़न उठाएं। और एक मैं चीज़ और ख़ासतौर पर जो नौजवान हैं हमारे, जो मर्द हजरात, क्योंकि इससे मतलब कुछ ना कुछ हम हर बंदा सफ़र कर चुका है। एक्सरसाइज का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप जिम में जाके वज़न उठाएं। जिम में वज़न वो बंदा उठाएगा, उसको फ़ायदा होगा जो के जिस्म में फैट नहीं है, ताकि उसकी बॉडी को स्ट्रक्चर आएगा। अगर आपकी मतलब थोड़ा सा मोटापा है, खूबसूरती में इंटरेस्ट है कि मैं थोड़ा सा जी बेहतर लगूं, हाँ, लेकिन वो होगा नहीं ना, क्योंकि जब तक आप वजन लूज नहीं करेंगे आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी। तो पहला काम होगा वजन लूज करें। आप जिम जरूर जाएं, जाके ट्रेडमिल यूज करें। आप ट्रेडमिल से मतलब उसमें घंटा भागें ट्रेडमिल में। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये आजकल मतलब नौजवान में बहुत होता है कि भाई मेरे 6 पैक्स बन जाएं। वो जो एक 6 पैक्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये 6 पैक्स, मैं मतलब यहाँ कुछ मतलब हमारा फिजिकल हेल्थ के लोगों से, रिहैब वालों से भी होती है बातचीत। तो ये जो 6 पैक है ना, ये उस वक्त बनने स्टार्ट होंगे जब आपका जो BMI हम कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो नॉर्मल होगा। मतलब आपका वजन, अगर आपकी एक एवरेज 5 फुट 8 इंच हाइट है, तो आपका किसी भी सूरत 70 किलोग्राम से वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि मेरी ऑलमोस्ट ये हाइट है, वजन ज्यादा है, मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक मेरा वजन 70 पे नहीं आएगा, मैं जिम का सोचूंगा भी नहीं। और मैंने भी ये गलती की, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो वजन मतलब थोड़ा सा मामूली सा बड़ा हुआ था, तो जी जिम चले गए, वजन उठाने शुरू कर दिए। उसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। राइट राइट राइट। जी। अच्छा, और फिर इसमें मुझे कॉफी के इस्तेमाल के बारे में थोड़ा सा बताइए। आजकल के नौजवानों में कॉफी चाय का बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने तो 2 साल पहले कॉफी और चाय, आई गिव अप बोथ ऑफ देम। ग्रीन टी मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया और आजकल ये होता है कि ग्रीन टी भी कभी हफ्ते में एक आध दफा। ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी भी किया था और मैंने लोगों में देखा भी कि जो लोग कैफीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, चाय का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, वो थोड़े चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी उनमें बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड और वो उनको इतना एक्टिव रखती है कि जिसकी वजह से उनको डीप स्लीप भी नहीं आती और फिर उसके लॉन्ग टर्म जो है वो एक नुकसान होते हैं। तो ईटिंग हैबिट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी दिमागी हालत के लिए बहुत बुरी है, लाइक जैसे मीठा खाना, शुगर रश के बारे में कहा जाता है, एड्रेनलिन रश के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कॉफ़ी और चाय और इवन ये जो सोडाज हैं, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, फैंटा, इन सब में कैफीन होती है। ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर होगा, कैफीन। कैफीन आपके दिमाग में नेचुरल सी चीज़ है कि लोग कहते नहीं यार उठा नहीं जा रहा, कॉफ़ी चाय पी लो। वो आपको अलर्ट करती है, आपके दिमाग का हिस्सा जो अलर्ट करता है ना,
तो अगर आप नॉर्मली अलर्ट हैं और आप वो पीते जाएंगे तो फिर अलर्टनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, चिड़चिड़े होंगे, गुस्सा आएगा, इरिटेबिलिटी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दें, सुकून आप बिल्कुल महसूस नहीं होगा आपको, राइट? जी। फिर हाँ, आप जो एंग्जाइटी होती है ना, एंग्जाइटी जिन लोगों को मसला होता है वो कॉफी वगैरह चाय ज्यादा पीते हैं, उनको पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो गई, और लोग बड़े हाँ, परेशान हो जाते हैं, इमरजेंसी ब्रीदिंग जाते हैं, उनको लगता है हार्ट वाला, अटैक हो गया है। तो राइट। उसका कम से कम इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे शाम में 3-4 बजे के बाद तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी नींद मुतासिर होगी उससे। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको कोई और ऐसा फ़िज़िकल हेल्थ का इश्यू नहीं है, आप ज़रूर पिएँ, लेकिन एक हद से तजावुज़ ना करें। एक हद से तजावुज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक हद से तजावुज़ पानी में भी कर लेंगे, किसी भी चीज़ की जो एक्सेस है वो नुकसानदेह है। अगर आप पानी भी बहुत ज़्यादा सारा दिन पीते रहेंगे, तो वो भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो किसी के मॉडरेशन कोशिश करें, आप कायम रख सकें। और जो जिस तरह आपने शुगर रश का कहा, देखिए एक हद से ज़्यादा मीठी आप चीज़ें खाएँगे, तो आपके जिस्म में ग्लूकोज़ बढ़ेगा। जब ग्लूकोज़ बढ़ेगा, तो ग्लूकोज़ बर्न ज़्यादा होगा, आपको एनर्जी ज़्यादा देगा। फिर वो एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप एंग्ज़ियस होंगे। तो एक हद एग्जैक्टली। से ज़्यादा ये चीज़ें, मतलब मुझे अंदाज़ा है, मैं अभी जब लाहौर आया, तो इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ खुल चुके हैं, वो चाय के ढाबे टाइप खुल चुके हैं कि हर जगह ही कोई तंदूरी चाय है, कोई पंजाबी हाँ, चाय है, कोई सिंधी और चाय आजकल है। मिलना चाहते हैं, कहते हैं कि जी कॉफ़ी के ऊपर मिल रहे हैं। आप कहीं चले जाएँ, वो कहेंगे यहाँ की कॉफ़ी बड़ी अच्छी है, चलो कॉफ़ी हाँ, पीते हैं। हाँ, हाँ। चाय बहुत ज़्यादा पीना चाहते हैं। मैंने नौजवानों में आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस की है कि जब वो आपके पास आते हैं, तो आके कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, राइट? हुँ, सो उनको पता ही नहीं होता कि आधे से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो उनके फिज़िकल लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हैं। चाय, कॉफ़ी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, टाइम पे सोते-जागते नहीं हैं, हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते हैं, या एक्सरसाइज़ हुँ, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या हुँ, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। अब हुँ, होता हुँ, क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, वो वीकडेज़ में बहुत करें, वीकेंड पे नहीं करें, वीकेंड पे वो थोड़ा-सा अपने आप को लो महसूस करते हैं। हुँ, कुछ लोग सोशलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सोशलाइज़ेशन नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, मैं थोड़ा-सा आजकल के नौजवानों में, आई एम सॉरी अगर वो ऑफेंस फील ना करें, उनमें थोड़ा-से पीपल हू आर इन देयर अर्ली 20s, मिड 20s, लेट 20s, मैंने थोड़ा-सा नोटिस किया कि बैलेंस खत्म होता जा रहा है, किसी एक तरफ जो है वो चीज़ की ज़्यादती हो गई है। जो लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, वो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। सोशलाइज़ेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ इतनी बातें नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को जो है वो बर्बाद कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अब आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए, अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा कमेंट हो, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हो, कोई हुँ, इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए। ज़रूर। और अ, ऑडियंस भी आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, अगर नहीं, ऑडियंस से भी कुछ सवाल पूछना चाहें तो वी आर लाइव हियर फॉर अनदर 15 मिनट्स, तो प्लीज हुँ, फील हुँ, फ्री टू आस्क अस क्वेश्चंस, हुँ, विल बी हैप्पी टू आंसर इट। जी। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट दोनों का पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। जी, तो उसमें पहली तो एक बात ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। मेरा ख़्याल है कि फैमिली जो सिस्टम्स है ना, ये हमें हाँ, पाकिस्तान में होने का बड़ा फ़ायदा है कि हमारे स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम्स हैं। आप जब यूरोप हाँ, में, अमेरिका में जाते हैं, आप ये चीज़ देखते हैं कि पीपल लैक इट और दे क्रेव राइट, फॉर इट। मतलब अक्सर मेरे राइट, लोग जो 50-60 साल से ऊपर हैं, उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं और अक्सर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और च मियाँ-बीवी अगर साथ भी हों, तो उन्होंने साथ फिर टाइम पास करने के लिए कुत्ता या बिल्ली रखा हुआ है। क्योंकि वो उनका ह्यूमन कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है अपने बच्चों से, और मतलब जो माँ-बाप सुन रहे हैं, उनको ये चीज़ अंदाज़ा है कि अगर आपका बच्चों से कॉन्टैक्ट खत्म हो, तो ये बड़ी चीज़ मुश्किल है। आजकल ख़ास तौर पे जो सेमी क्वारंटीन चल रही है, इसमें अगर आपने क्वारंटीन हो गए हैं, तो ठीक है, स्ट्रेसफुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्वारंटीन फिर आप अपने सेल फ़ोन या लैपटॉप के साथ ना हो, नेटफ्लिक्स, हुलू के साथ ना हो। ये करें, वो भी करें, लेकिन कोशिश करें कि माँ-बाप के साथ आप दिन में एक आप रख लें कि घंटा आपने गुज़ारना है। मतलब राइट, माँ राइट, माँ-बाप से कुछ भी ना करें, उनके साथ बैठें, उनकी बात सुनें। वो क्या मतलब कोई भी डिस्कशन पॉलिटिक्स पे वो करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पे आप अपनी स्टडीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, डिस्कशन करें। क्योंकि हम लोग जिस तरह हम लोग बाहर हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि माँ-बाप नहीं होते पास तो कितनी मतलब कमी महसूस होती है हर चीज़ में। मतलब पाकिस्तान में अक्सर तो आपको ये होता है, आप माँ-बाप रह रहे होते हैं, हर काम माँ-बाप ने करना है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से लेकर बाज़ार से चीज़ें लाने तक हम तो यहाँ फिर आप जब आते हैं, आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, और आपको फिर एक गाइडेंस की भी कमी महसूस होती है कि यार हर चीज़ में माँ-बाप साथ हैं तो हमने पूछ लिया। अब टाइम डिफरेंस की वजह से आप हर वक़्त उनको कॉल तो नहीं करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि माँ-बाप, बहन-भाई और बहुत करीबी दोस्त, ये आपका ना एक असासा होते हैं जिनको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, ये आपकी मेंटल हेल्थ में एक बड़ा सुकून आपको देंगे कि यार, क्योंकि
जो मेंटल हेल्थ के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है फैमिली। सेकंड पे आते हैं रिलीजन। जो आपके हों, जो आपके बहुत दिल के करीब हो रहा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली, जरूरी नहीं फैमिली, दोस्त, जो भी। और दूसरा आता है रिलीजन। इरिस्पेक्टिव कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये हम यहाँ भी यही बात करते हैं। आप, यू कैन बी अ मुस्लिम, यू कैन बी क्रिश्चियन। रिलीजियस फैक्टर्स भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट देते हैं, क्योंकि उसमें होता ही है कि आपको एक होता है कि देयर इज अ हायर पावर। जो अक्सर मेरी कुछ लोगों से, कुछ पेशेंट जो एथिस्ट हैं, जो किसी हायर पावर में यकीन नहीं रखते, तो उनको वो बाज़-औक़ात खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हम हमें ये उम्मीद नहीं है कि कोई हायर पावर है, क्योंकि हम किसी हायर पावर को मानते नहीं हैं, तो फिर हमें उम्मीद भी नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जिस तरह इस्लाम ने भी हुकूकुल इबाद पे ज़ोर दिया बहुत ज़्यादा, तो लोगों के साथ अच्छा कोशिश करें, बर्ताव करें। और मैं जानता हूँ अर्ली 20s में, लेट टीन्स में ये चीज़ हम बहुत नज़रअंदाज, और सारे मतलब इवन मैं भी जब था, तो हम बड़ा खुश होते हैं कि यार लड़कियों एंग्री यंग मैन का एक इंप्रेशन जा रहा है, यार मैं तो मतलब ऐसा हूँ, मेरे से कोई बात करके जाएगा कहाँ। तो वो चीज़ें उस वक़्त हमें बड़ी प्लीज़िंग भी लगती हैं, लेकिन हाइंडसाइट में अगर हम देखें, जब आप मतलब थोड़ी-सी उम्र में आगे जाएँगे, लेट 20s में, अर्ली 30s में आएँगे, तो आपको ये चीज़ अंदाज़ा होगा कि इवेंचुअली उन चीज़ों का नुकसान होता है। आपकी मेंटल, फिज़िकल हेल्थ दोनों पे नुकसान होता है। मतलब आपने माँ-बाप में बहन-भाइयों से लड़ाई कर ली, लड़ाई करके आप रमज़ान के महीना फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई करके बैठे हुए हैं, पूरा महीना एक घर में भी रह रहे हैं, बात नहीं हो रही, माँ से बात हो रही है, बाप से नहीं हो रही, टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, इनडायरेक्ट बात हो रही है, अम्मी को कह रहे हैं, अम्मी अब्बू को ये कह दें, अब्बू अम्मी को ये कह दें। तो वो एक बहुत ज़्यादा मेंटली ना वो स्ट्रेसफुल होता है। आप उसको एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो आपकी स्ट्रेस बढ़ाती जाएगी चीज़। राइट, तो राइट। यास्मीन, आपसे मेरा क्वेश्चन ये होगा कि डे टू डे स्ट्रेस जो होती है, फॉर एग्जांपल हर जो उदासी होती है, पेपर खुदा ना खास्ता फेल हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, जरूरी नहीं है वो क्लिनिकल डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो। राइट, आप राइट। कौन सी ऐसी उसमें स्ट्रेस रिड्यूसिंग नेचुरल थेरेपी टेक्निक्स हैं जो लोगों को बताना चाहेंगी, जो लोग आम तौर पे बगैर किसी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के इस्तेमाल कर सकें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मेंटल फिल्टर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी चीज को सोचते किस तरह से हैं। उर्दू में इसको कहते हैं कि हमारे सोचने की गलतियां। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं थिंकिंग एरर्स, कॉग्निटिव एरर्स के नाम से हैं ये। अगर आप इंटरनेट के ऊपर गूगल पे सर्च करें तो ये काफी ज्यादा 15-16 एरर्स निकल भी आएंगे। हमारे सोचने के ऊपर फिल्टर लग जाते हैं, हम ठीक से सोच नहीं रहे होते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई सिचुएशन हुई तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में सोच रहे होते हैं कि या वो बहुत अच्छी है या वो बहुत बुरी है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि कोई सिचुएशन बहुत बुरी है या कोई सिचुएशन बहुत अच्छी है। लाइक अभी उन्होंने बताया कि किसी का ब्रेकअप हो गया, या फॉर एग्जांपल कोई लॉस हो गया, कोई चीज गुम गई या ये हो गया। अब ऐसे नहीं हो सकता कि वो चीज इतनी बुरी है कि उसके पीछे आपकी अब जिंदगी खत्म हो गई। ये भी सोचने का तरीका गलत है। और ये सोचने का तरीका भी गलत है कि चलो अच्छा ही हुआ है, खत्म हो गया, मुझे इसका कौन सा फायदा था, राइट। उसके बीच में रह के आप सोचें कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ, बुरा है और मैं बहुत ज्यादा गमगीन हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में अभी बड़ी होप है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे जो है वो कोई और लाइक मैं आगे से मूव ऑन कर जाऊंगा, राइट। अच्छा, कुछ और हमारे मेंटल थिंकिंग एरर्स होते हैं। एक एरर जो मैं आजकल बड़ा ज्यादा नोटिस करती हूँ ये है फॉलेसी ऑफ फेयरनेस। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अच्छा अच्छा रहूंगा तो मेरे साथ दुनिया में अच्छा अच्छा होगा। तो जो लोग बड़े सीधे साधे चल रहे होते हैं किसी चीज में, वो कहते हैं कि जी मैं अब, या अक्सर हम पहले अगर हम शरारती थे और अब जो है वो आके हम बिल्कुल सीधे साधे हो गए, तो हम कहते हैं कि अब मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेकअप हुआ है तो आप सोचते हैं कि जी मैं तो इतना अच्छा था या मैं इतनी अच्छी थी, तो ये मेरे साथ कैसे हो गया। किसी के साथ भी हो सकता है, सिचुएशनल चीजें, राइट। तो या कुछ लोग रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं इसके पीछे कोई वजह होगी, ये मुझे अगर किसी ने कोई बात कही है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये आप उसको उसके पीछे लॉजिक निकालने की जो है वो कोशिश करेंगे। पीपल हु आर जनरली वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, आई नॉर्मली से कि पीपल विद मोर नॉलेज, उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं से लॉजिक जो है वो निकाल लेंगे, वो रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट बहुत सारी सिचुएशन में किसी किस्म की कोई रैशनलाइजेशन नहीं होती है। थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग एज अ कंपोजिट ऑफ पीपल्स एक्शंस और रिएक्शंस। देन इसके अलावा हम मजीद मेंटल फिल्टर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि टेस्ट्रोफाइजेशन होती है, कि अगर हमारी एक दो तीन चीजें गलत हुई तो हमें लगता है हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। लाइक लेट्स सपोज, अगर जो है वो आपको जॉब में कोई नाकामी हुई है, या किसी किस्म का और कोई मसला हुआ है, किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई हुई है, कुलीग के साथ पहली दफा हुई है, दूसरी दफा हुई है, तीसरी दफा हुई है, आप कहते हैं कि ये तो ऑफिस ही मेरे लिए ठीक नहीं है, ये काम ही मेरे लिए ठीक नहीं है, ये शायद मेरे लिए
प्रोफेशन ही ठीक नहीं है, तो आपको लगता है कि आप आगे आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल डार्क है, राइट? सो इस तरह के जो है वो 15-16 थिंकिंग एरर्स हैं, अगर आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि कहीं मैं सोचने में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, राइट? क्या इस चीज़ को सोचने का कोई और तरीका भी हो सकता है? लाइक लेट्स सपोज अगर रमज़ान है, जैसे कोई आपके ऊपर गुस्सा भी करता है तो आप कहते हैं चलो इससे रोज़ा रखा हुआ है, राइट? तो वैसे ही जो है वो आपका गुस्सा आधा उतर जाता है, ये सोचिए कि चलो इसने भी रोज़ा रखा, मैंने भी रोज़ा रखा है शायद इसकी वज़ह से। सो आप ये सोचें कि व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो आप सोचें कि मैं कहीं कोई कॉग्निटिव एरर तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तरीके से नहीं सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो डेली स्ट्रेसर को देखने का ये तरीका है कि आप सोच सही से रहे हैं या आप सही से नहीं सोच रहे। सेकेंडली पर्सनली जो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ भी की है और अपने क्लाइंट्स को भी मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ, अपने इमोशंस को एड्रेस क्या करें। आप जो महसूस कर रहे हैं उसको किसी और के साथ शेयर करें, अपना कोई कोई अपनी सेफ स्पेस क्रिएट कर लें, कुछ आपके कोई ऐसे दोस्त हों जो आपको जज ना करते हों, या आपकी फैमिली में कोई हो जो आपको जज ना करता हो, जिसके साथ आप सेफ महसूस करें, आपको ये ना लगे कि मैंने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या अपने कोई दिल की बात शेयर की है, किसी की मैंने कोई बुराई की है तो अब ये जाके अब किसी को बता देगा, राइट? अपनी सेफ स्पेस क्रिएट करें और बताएं लोगों को। जब आप अपने दिल से बात निकालते हैं तो आपका बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है। कहने को बड़ी एक सिंपल सी टेक्निक लगती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने दिल की बड़ी डीप गहरी बातें नहीं बताते हैं। लेट्स सपोज आपको ऑफिस में जो है वो किसी से लड़ाई हुई है, आप घर आते हैं, आप कहते हैं कि मैं अगर घर वालों को बताऊंगा, अपनी बेगम को बताऊंगा, हस्बैंड को बताऊंगी, तो ये लोग भी परेशान हो जाएंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन बेहतर है कि आप बता दें। अगर आप बता देंगे तो आप अकेले स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। अच्छा, ये भी एक स्ट्रेस की एक टेक्निक होती है कि आप जितनी दफ़ा बताते हैं, उतनी दफ़ा आपकी एंग्ज़ायटी उस इवेंट से रिलेटेड जो है वो कम होती जाती है, राइट? पहली दफ़ा जब बताएँगे एंग्ज़ायटी ज़्यादा होगी, दूसरी दफ़ा रिपीट करेंगे एंग्ज़ायटी कम होगी, फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता जो है वो कम होती जाएगी। देन सिचुएशन स्पेसिफिक बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज़ अ काउंसलर हमारा काम ये होता है कि हमने आपको डिफरेंट टेक्निक्स देनी होती हैं कि अगर आपको ये मसला है तो आप ये डेली बेसिस पे आप ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जर्नलिंग की टेक्निक यूज़ कर दी, आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, आपने किसी के लिए के साथ कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो आपने प्रैक्टिस की। सो डेली बेसिस पे हम आपको एक्सरसाइजेस बता के भेजते हैं। और जो लोगों के दिमाग में एक थोड़ी सी मिथ है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे हिप्नोटाइज़ होने से डर लगता है। तो ये जो है वो आप नोट कर लें कि हिप्नोटाइज़ करना हम में से किसी को भी नहीं आता, राइट? हिप्नोसिस बेशक हम करवाएँगे, लेकिन हिप्नोसिस भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होता है कि फ़ियर एंड फ़ोबिया से डील करने के लिए, राइट? बट कोई हम आपके ऊपर ऐसा कोई मंत्र नहीं पढ़ते कि आप आँखें बंद करके हमें अपनी सारी बातें बता दें। लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से सारी बातें बताते हैं। और यकीन करें कि हम दिन में इतने लोगों की बातें सुन रहे होते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस चीज़ से क्या गुज़र है। लेकिन बिल्कुल जो है हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि हम किसी की बात आगे जाके किसी को बताएँगे, या हम उसमें से मज़े लेंगे, या हम साइकोलॉजिस्ट आपस में बातें करेंगे कि ओह! तुम्हें पता है वो मरीज़ आया था तो उसका क्या मसला था, तो उसने मुझे अपनी प्राइवेट बात बताई है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, 100% कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। एंड हमारी अपनी कोशिश होती है कि हम घर जाके सारी चीज़ें भूल जाएँ, क्योंकि अगर हम अपने मरीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमें खुद जो है वो डिप्रेशन होता है। एक और चीज़ जो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि इवन एज़ साइकोलॉजिस्ट हम लोग खुद भी जब हमें कोई मसला होता है, आई थिंक एवरी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम भी किसी और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। हम भी 100% अपनी इलाज में या अपनी सोच में हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, राइट? ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुझे कोई मसला होगा, मैं कहूँगी कि मैं उसको खुद से सॉल्व कर लूँगी क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो जब मुझे भी मसला होता है और मुझे लगता है कि अब मेरी समझ-बूझ उसके लिए जो है वो नहीं रही है पूरी, तो फिर मैं किसी और साइकोलॉजिस्ट से उसके बारे में पूछूँगी। तो सेम वे अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट पे पढ़ के अपनी बीमारी का इलाज कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो चूँकि आपका स्पेशलाइज़्ड एरिया नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को आप उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। द सेम वे अगर आप कैंसर के ऊपर कोई रिसर्च पेपर निकाल के पढ़ेंगे, तो आपको शायद प्रॉपर समझ नहीं आएगी। लेकिन एक कैंसर स्पेशलिस्ट को जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो साइकोलॉजी का जितना भी मटीरियल है वो इन्फॉर्मेटिव मटीरियल है, लेकिन उससे अपने आप को डायग्नोज़ करने की कोशिश ना करें। ऐसे आर्टिकल्स ना पढ़ें जो सिर्फ़ एसईओ के पर्पज़ से उन्होंने लिखे हुए हैं, है ना? लाइक उन्होंने लिखा होता है कि जी अच्छा वेज टू डील लाइक 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, ठीक है? 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, अब अगला बंदा आके आपसे पूछे, मुझे बताएँ मैं कौन सी स्टेज के ऊपर हूँ?
राइट मैं अब 3rd स्टेज के ऊपर हूँ या मैं जी 4थी स्टेज के ऊपर मैं 5वीं, तो हमें एक जो है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको पीपल हु आर नॉट सर्टिफाइड इन द नॉलेज, तो वो उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते. सो एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड, डॉक्टर साहब? अ, बिल्कुल ठीक बात की। मैं इन्हीं बातों को करूँगा कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बहुत बड़ा इशू है। देयर इज़ नथिंग, बहुत कम दुनिया में चीज़ें हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, हमेशा ग्रे एरिया होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस ग्रे एरिया में रहें। बिल्कुल, पहली बात, बहुत अच्छी आपने बात की। दूसरा, ये जो कॉन्सेप्ट आजकल गूगल डॉक्टर्स का आया हुआ है, मतलब इसमें मैं इससे बिल्कुल आपको डिस्करेज नहीं करता, आप ज़रूर जाके इंटरनेट पे चीज़ें देखें। लेकिन अब अगर कोई इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक या कोई मैकेनिक है, कार मैकेनिक, तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाएँगे तो आपको वो गाड़ी ठीक करने का भी तरीका दिया होगा। लेकिन क्या हम कर सकेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तो ये बहुत सी ऐसी गूगल पे चीज़ें होती हैं जो लोगों ने दी होती हैं रिसर्च पहली तो बात है कि हर रिसर्च आर्टिकल ऑथेंटिक नहीं होता। अक्सर लोग जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी वैक्सर्स हैं, वो आपको कुछ रिसर्च आर्टिकल दिखाएँगे कि भई ये देखें, वो बाद में पता चलता है कि किसी गंदे से रिसर्च जर्नल में जिसका ना कोई इम्पैक्ट फैक्टर है, ना कुछ है। तो आपका क्योंकि वो एक्सपर्ट ही नहीं है, तो आप नहीं उसको टीज़ आउट कर सकते कि क्या चीज़ ऑथेंटिक है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह यास्मीन ने एक ज़िक्र किया था, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेसिकली उसको होता है। तो वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेसिकली ये होती है कि आपको ये लगता है कि जी मेरे साथ ही बुरा हो रहा है और क्योंकि मेरे साथ एक चीज़ में बुरा हुआ है, तो मेरे साथ बाकी चीज़ों में भी बुरा होगा, मैं मेरी फेलियर जिंदगी हूँ, खराब हो गई है. मैं और एवरीथिंग शट्स डाउन। बिल्कुल हम्म. नहीं। एक लास्ट बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ये उन बच्चों के लिए जो स्कूल में अगर बुली होते हैं, कोई वर्क प्लेस पे इश्यू है, हमेशा एक बात याद रखें, आधी से ज़्यादा चीज़ें लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती हैं। इफ यू फील कि समवन इज़ रॉन्गिंग यू, कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, किसी ने किया, किसी को कुछ कहा है, कोशिश करें, अगर आपको ये सेफ लगता है, आप उस बंदे से डायरेक्ट जाके पोलाइटली बात करें। हमारी एक इधर बच्चों पे बुलिंग पे रिसर्च चलती रहती है, तो उसमें उन्होंने पहले ये चीज़ कही कि आप उस बुली को जाके पोलाइटली कन्फ्रंट करें कि यार मतलब क्या मसला है, तुम मुझे क्यों ऐसे कर रहे हो? और 80% केसेज़ में देखा गया कि वो बंदा आपको बता देगा, यार मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी। एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप पैचिंग विद दैट पर्सन। तो बीच में कोशिश करें कि डायरेक्टली उस बंदे से जाके, अगर पॉसिबल और सेफ है, कई सिचुएशन में सेफ नहीं भी होता, उस बंदे से बात करें। जो बंदा आपको जिससे मसला है, कोशिश करें डायरेक्ट उससे बात करें, क्योंकि इससे बहुत से मसले हल हो जाते हैं। और जिस तरह यास्मीन ने कहा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, हर बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। और जब हम सब ये मान लेंगे कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, तो हम हेल्प के लिए वी विल बी एबल टू रीच आउट। राइट, राइट, राइट. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, डॉक्टर साहब. एक चीज मैं जो एंड पे ऐड करना चाहूंगी वो ये है, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, बीमारियां जमा ना करते जाएं. अगर आपको लगता है कि बहुत सारी बीमारियां जमा करके आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और फिर इलाज भी आपका 2 सेशन में हो जाएगा, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा. इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि किसी को लेट्स सपोज कहते हैं कि जी उसका गला खराब हो गया, अब वो डॉक्टर के पास नहीं गया, आप उसका गला खराब ही रहा है, पूरा महीना उसका गला खराब रहा है, अगले महीने उसको नज़ला ज़ुकाम लग गया, वो भी ऐड हो गया, अब नज़ला ज़ुकाम भी उसको स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद अगले महीने उसका पेट भी खराब हो गया, तीसरा महीने उसका गला भी खराब है, नज़ला ज़ुकाम भी है, उसका पेट भी खराब है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे माइग्रेन भी हो गया है, तो अब आप मुझे बताएं कि ये सारी बीमारियों के साथ वो बंदा माइग्रेन को बर्दाश्त कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं. क्या वो उस जो है उस प्रेशर को हैंडल कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं. जब इतनी सारी बीमारियां लेके एक बंदा जो है, आपको लगता है कि अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं. अगर एक बंदे को लेट्स सपोज टाइफाइड भी है, उसका पेट भी खराब है, उसको नज़ला ज़ुकाम भी है, उसका गला भी खराब है, ये सारी उसको प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके साथ आप ये सोचें कि उसकी वर्क एफिकेसी जो है वो कैसी होगी? वो बंदा बस जिंदा ही रह रहा होगा, सर्वाइव कर रहा होगा, वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा होगा. द सेम वे दिमागी बीमारियां भी ऐसी होती हैं. आपको कोई स्ट्रेसर हुआ, आपने उसको जमा कर लिया, आपने उसका इलाज नहीं कराया. अब आपको एंजाइटी हुई है, कोई लॉस हुआ है, कोई ग्रीफ हुआ है, आपने उसको भी जमा कर लिया. कोई ट्रॉमा हुआ है, लाइक जॉब लॉस हो गया, कोई आपने अर्थक्वेक, कोई कोई आपने कोई ट्रॉमा जो है वो फिजिकल मेंटल ट्रॉमा आपने इंड्योर किया है, अब आपने वो ट्रॉमा भी जमा कर लिया. अब आप 6-7 दिमागी बीमारियां जो है वो साथ में लेके चल रहे हैं और वो मजीद गहरी होती जा रही हैं. तो आप ये सोचें कि आपकी वर्क एफिकेसी कहाँ पहुंची हुई होगी. लोग 20s में जो है वो बड़े प्रोएक्टिव होते हैं,
उनकी वर्क एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। मिड-30s में वो कहना शुरू करते हैं कि मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं रह गई है, वो दिन नहीं रह गए हैं। माँ-बाप हमें कहते हैं हमारे ज़माने के तुमने खाने खाए हुए होते तो तुम्हें कोई बेहतर तुम्हारी कोई हालत होती, तो अभी तुम लोग खाने नहीं खाते, तुम लोग की रूटीन नहीं ऐसी है। 40s में जाके हम बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। 50-60s में लोग कहते हैं कि जी समझ ही नहीं आ रही, चलो अब अल्लाह-अल्लाह करते हैं। सो होता क्या है कि हम एज़ वी गो थ्रू लाइफ हम जो है वो बीमारियाँ, दिमागी बीमारियाँ जमा करते रहते हैं, हम उनको एड्रेस नहीं कराते हैं। और फिर जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट हमें कहते हैं कि आपको कम से कम जो है वो 6 से 8 महीने तो कम से कम आपको जो है वो काउंसलिंग में रहना पड़ेगा। तो वो कहते हैं क्या? हम ये कोई मुझे कोई ऐसी टिप्स दे दें मैं ठीक हो जाऊँ। भई अगर ऐसा हमारे पास एक टिप्स वाला मंत्र होता तो फिर एक सेशन हमारा जो है ना वो सर्जरी के बराबर होता है। आई थिंक कि निकाल के ही हमने बाहर फेंक दिया। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जाएँ और आप कहें कि जी एक सेशन में आप ठीक हो जाएँगे। दूसरी टिप जो मैं एक देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को वो ये है कि जैसे हमें जब कोई फिजिकल चोट लगती है ना, तो हमें अपनी फर्स्ट एड का पता होता है कि हमने उसके ऊपर बैंडेज लगाना है। हमारा हाथ कट गया है, हमने उसके ऊपर बैंडेज लगाने हैं, उस खून को रोकना है। उस बैंडेज को तब तक खोल के नहीं देखना जब तक हमें ये ना लगे कि ज़ख्म जो है वो खुश्क हो गए। जब ज़ख्म खुश्क हो जाते हैं, हम उसको पानी से दूर रखते हैं, हम किसी किस्म के खतरे से उसको दूर रखते हैं। हम किसी से नहीं कहते कि आओ मेरे ज़ख्म को खुरचो और देखो इसके अंदर क्या है। लेकिन जब हम दिमागी स्ट्रेस में जाते हैं या एंग्ज़ायटी में जाते हैं, तो हम उस ज़ख्म को खुरचते ही रहते हैं। कि मैं सोचूँ तो सही कि ये मेरे साथ हुआ क्यों है, राइट? कोई आपको स्ट्रेस हुई, आप और ही उसके अंदर अपने दोस्तों को बुला-बुला के रखते हैं, सोचो इसके अंदर क्या मसला हुआ है। लाइक ये ऐसे ही है कि आप कोई ज़ख्म लगा और आप उसको खुरच-खुरच के देखे जा रहे हैं कि अंदर तक मैं देखूँ तो सही, हड्डी तक आप पहुँच गए कि ये मसला कैसे हुआ है। तो आप मुझे बताएँ कि आपका ज़ख्म क्या टाइम पे ठीक होगा या नहीं टाइम पे ठीक होगा? अपनी मेंटल हेल्थ की फर्स्ट एड को समझें, इंटरनेट के ऊपर इससे भी रिलेटेड कुछ मटीरियल मौजूद है। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के नाम से। सो मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड को सोचें कि अगर मुझे स्ट्रेस होती है तो मुझे क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए या मुझे एंग्जायटी होती है तो मुझे क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में थोड़े-थोड़े अवेयर होते जाएँगे, उतना ज़्यादा जो है आप महसूस करेंगे कि अब आपको मसले कम जो है वो फ़ील होते हैं, आप कम परेशान होते हैं, एंग्जायटी या प्रेशर आपको अब कम महसूस होता है, आप ज़्यादातर जो है वो पुरसकून महसूस करते हैं, राइट? So, with that, I would like to wrap up. Thank you so much, Dr. Ahmed, for taking out the time, especially on a Sunday, and I know it's your morning time. For taking out the time, if you would like to give a message to the audience, please feel free to do that. No, it was a एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत अच्छा लगा सेशन का। और सिर्फ ये है कि अगर कोई परेशानी है, आपको लगता है कि यू नीड टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जस्ट गो अहेड एंड सी देम, डोंट हेजिटेट। The stigma. Yep, no stigma. It's okay not to feel okay. Yeah. That's it. That's it. Chale, I think it was a beautiful message. Thank you everyone for joining us. Inshallah, we'll be doing more events on mental health awareness. Keep smiling, keep happy, and take care of yourself. Allah Hafiz.